गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेद माता गायत्री पब्लिक शिक्षण संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आपका। अपन रसायन विज्ञान कक्षा 11 के चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे हैं भाई, और उसकी आज अपनी क्लास 10वीं है भाई। चैप्टर नंबर 1 की क्लास 10वीं है। तो अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि भाई रासायनिक संयोजन के नियम शुरू कर दिए थे, और रासायनिक संयोजन के नियमों में अपन ने पहला जो नियम था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, उसका अपन ने अध्ययन कर लिया था। द्रव्यमान संरक्षण का जो पहला जो नियम है वो ये नियम ये कहता है कि भाई देखो, द्रव्यमान संरक्षित रहता है, अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। द्रव्यमान सुरक्षित रहता है, द्रव्यमान को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। अर्थात क्रियाकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। क्रियाकारकों का कुल द्रव्यमान उत्पाद के कुल द्रव्यमान के क्या होता है भाई? बराबर होता है। किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान द्रव्यमान को न तो उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं। एंटोनी लॉरेंट लवाइजिए द्वारा वो नियम दिया गया था। अब अपन आज की जो क्लास होगी उसमें रसायन विज्ञान जो रासायनिक संयोजन का जो दूसरा नियम है वो पढ़ेंगे। और रासायनिक संयोजन का जो दूसरा नियम है वो है कि भाई स्थिर अनुपात, स्थिर सेकंड नियम है ना, स्थिर अनुपात, स्थिर अनुपात स्थिर अनुपात या स्थिर संगठन, स्थिर संगठन का नियम, स्थिर अनुपात या स्थिर संगठन का नियम। तो देखो प्यारे बच्चों, ये जो नियम था, ये नियम देने वाला जो वैज्ञानिक था वो था जोसेफ प्राउस्ट। ये जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ इस नियम के बारे में। ये नियम जोसेफ प्राउस्ट ने सन 1799 में दिया। जोसेफ प्राउस्ट ने सन 1799 में ये नियम दिया था। अब देखो इस नियम में ये नियम दिया था, देखो नाम इसका स्थिर अनुपात या स्थिर संगठन का नियम। तो देखो ये क्या कहता है, जोसेफ प्राउस्ट ये कहता है कि भाई जो ये नियम है इसके अंतर्गत कोई भी जैसे किसी यौगिक का जो निर्माण होता है, रासायनिक विज्ञान के अंदर किसी भी यौगिक का जब निर्माण होता है तो यौगिक में उपस्थित तत्वों के, जैसे कोई यौगिक का शुद्ध नमूना है, कोई शुद्ध यौगिक है और उसका नमूना है, तो उसमें परमाणुओं का द्रव्यमानों का अनुपात सदैव स्थिर रहता है। ये नियम ये बताता है कि भाई रासायनिक विज्ञान में या रसायन के अंदर कोई भी ऐसा यौगिक या पदार्थ जो शुद्ध हो, जो पूर्ण रूप से क्या हो, शुद्ध हो, और उसमें उपस्थित तत्वों के परमाणु द्रव्यमानों का अनुपात सदैव नियत रहता है, चाहे पर वो कोई सी भी विधि से प्राप्त किया गया हो, कहीं से भी प्राप्त किया गया हो। तो इसके बारे में अपन देखते हैं, लिखते हैं। चलो लिखो। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी शुद्ध यौगिक, इस नियम के अनुसार किसी शुद्ध यौगिक के नमूने में
तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात, तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव स्थिर रहता है, सदैव स्थिर रहता है, चाहे यौगिक किसी भी विधि, चाहे यौगिक किसी भी विधि या किसी भी विधि या स्रोत से प्राप्त किया गया हो, ठीक है ना। इस नियम के अनुसार किसी शुद्ध यौगिक के नमूने में तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव स्थिर रहता है, चाहे यौगिक किसी भी विधि या स्रोत से प्राप्त किया गया हो। अब देखो एग्जाम्पल देखते हैं इसका। देखो ये नियम क्या कह रहा है कि भाई यौगिक किसी भी विधि या स्रोत से प्राप्त किया गया हो, ठीक है ना, लेकिन उसके तत्वों के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव स्थिर ही रहता है यदि शुद्ध यौगिक है तो। देखो एग्जाम्पल देखते हैं अपन। जल, जैसे जल, और जल का सूत्र होता है भाई H2O, जल का सूत्र H2O में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 1:8 होता है, 1:8 होता है, चाहे जल किसी भी विधि या स्रोत से प्राप्त किया गया हो। देखो 1:8 कैसे है, H और O, H2O में H और O हैं भाई, ठीक है ना, H2O में H और O हैं। तो देखो इसमें क्या है कि भाई हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान 1 होता है, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 होता है, लेकिन हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, इसलिए इसका क्या हो गया भाई 2:16 आ गया। अब देखो 2:16 का मतलब 1:8 आ रहा है, किनका अनुपात, द्रव्यमानों का अनुपात, द्रव्यमानों का अनुपात सदैव नियत रहता है, 1:8 ही रहेगा, चाहे जल किसी भी यौगिक किसी से भी प्राप्त किया गया हो, चाहे जल आप पीने वाला जल ले हो, लेकिन वो जल शुद्ध होना चाहिए भाई, है ना, चाहे से अमेरिका से मंगाया गया जल हो, चाहे इंग्लैंड से मंगाया गया जल हो, या फिर अपने इंडिया का जल हो, लेकिन वो जल यदि शुद्ध है तो H2O में जल के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सदैव अनुपात 1:8 ही रहता है। तो देखो आगे देखते हैं और एग्जाम्पल देता हूँ मैं आगे। देखो CO2 में कार्बन डाइऑक्साइड है भाई, CO2 है ना, CO2 में कार्बन व ऑक्सीजन, CO2 में कार्बन व ऑक्सीजन के द्रव्यमानों
का अनुपात, द्रव्यमानों का अनुपात सदैव 3:8 होता है, 3:8 होता है, चाहे CO2 किसी भी विधि से प्राप्त की गई हो। ठीक है ना, ये विधियाँ भी बताएंगे कौन कौन सी विधि से प्राप्त की गई हो। तो देखो कैसे, देखो कार्बन और ऑक्सीजन, ठीक है ना, कार्बन का द्रव्यमान 12, ऑक्सीजन का 16 × 2 32 हो जाएगा। ठीक है ना, 16 × 2 = 32, तो 12:32 कितना हो भाई, 12:32 है। तो देखो 4 × 3 = 12 है और 8 × 4 = 32 है। यही अनुपात रहता है चाहे से कार्बन डाइऑक्साइड कहीं से भी प्राप्त की गई हो। ठीक है ना, अब वो विधियों के नाम बता देता हूँ, मैं विधियों के नाम लिखवा देता हूँ। जैसे नंबर 1 विधि है CaCO3 के वियोजन द्वारा, CaCO3 के वियोजन द्वारा। तो देखो CaCO3 का वियोजन करेंगे, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है भाई, इसका वियोजन करते हैं, उसमें अपघटन होता है इसका CaO + CO2। ये वियोजन अभिक्रिया का भी उदाहरण है भाई। ठीक है ना, ध्यान रखना, आप पढ़ के आए हैं वियोजन अभिक्रिया। तो CaCO3 CaO + CO2, चाहे से ये CO2 हो या फिर दूसरी जो विधि है वो है भाई, देखो दूसरी जो विधि है वो है कोयले का दहन। कोयले का दहन, तो कोयले का दहन C + O2, तो ये बन रहा है भाई CO2, चाहे से ये CO2 हो चाहे वो CO2 हो। तीसरी विधि और है कार्बोनेटों है, धातु कार्बोनेटों पर, कार्बोनेटों व धातु कार्बोनेटों पर अम्लों की अभिक्रिया द्वारा, पर अम्लों की अभिक्रिया द्वारा। तो देखो NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट है भाई, इसकी अभिक्रिया अपन HCl अम्ल से कराते हैं। NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसे कहते हैं, HCl से कराते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कराते हैं। तो देखो NaCl + H2O + CO2 ये गैस बन रही है भाई। तो चाहे से ये CO2 हो चाहे से वो CO2 हो, है ना, कोई सी भी CO2 हो। देखो Na2CO3, ठीक है ना, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट कहते हैं इसे, इसकी अभिक्रिया H2SO4 से करवा रहा हूँ। तो देखो H2SO4 भी एक अम्ल है और HCl भी एक अम्ल है। HCl का नाम है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 का नाम है सल्फ्यूरिक अम्ल। H2SO4 को अम्लों का राजा भी कहा जाता है भाई, दोनों ही प्रबल अम्ल होते हैं। अम्लों का राजा H2SO4 होता है। तो देखो दोनों ही प्रबल अम्ल होते हैं भाई, ठीक है ना। तो ये HCl एक प्रकार से तेजाब की तरह काम करता है भाई, त्वचा पर गिर जाता है तो त्वचा जलने की संभावना रहती है, तो ये काम बहुत सावधानी से किया जाता है भाई। तो देखो Na2CO3 की H2SO4 के साथ में अभिक्रिया करा रहे हैं भाई, है ना। तो इस Na2CO3 Na2SO4 बन जाएगा प्लस H2O बनेगा प्लस CO2 बनेगा। तो देखो चाहे से ये CO2 हो, चाहे से कोयले के दहन से प्राप्त CO2 हो, चाहे से
कैल्शियम कार्बोनेट के वियोजन से प्राप्त CO2 हो या अन्य कोई विधि से प्राप्त CO2 हो, तो भी कार्बन और हाइड्रोजन का जो अनुपात होता है वो नियत बना रहता है भाई, किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है उसमें। कार्बन और हाइड्रोजन के अनुपात में नियत बना रहता है, वो किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, वही 3:8 में ही रहेगा। कार्बन के 3 और ऑक्सीजन के 8 अनुपात ही रहेंगे। चाहे से CO2 कहीं से भी किसी भी विधि से जो अपने देख लिए, देखो 3 विधियां देखी हैं, 3 यौगिकों से प्राप्त किया है, तो सभी में वही कार्बन और हाइड्रोजन का अनुपात सदैव वही है जो 3:8 पहले बताया गया है। तो अब आगे देखते हैं अपन अगला नियम भाई, ये स्तर अनुपात का नियम या स्तर संगठन का नियम मेरे हिसाब से आपके समझ में आ गया होगा। तो देखो आगे बढ़ते हैं अपन नियम नंबर 3 और तीसरा जो नियम है वो है गुणित अनुपात का नियम। तीसरा जो नियम है वो है गुणित अनुपात का नियम। तो देखो गुणित अनुपात का जो नियम है वो ये जो नियम है ये डाल्टन द्वारा दिया गया था भाई। गुणित अनुपात का नियम देने वाला वैज्ञानिक था डाल्टन द्वारा दिया गया। यह नियम डाल्टन द्वारा दिया गया भाई। और इस नियम के अंदर क्या बताता है ये कि भाई कोई एक यौगिक है जो अलग अलग तत्वों से अभिक्रिया कर ले, अलग अलग तत्वों से अभिक्रिया कर ले, तो भी उसमें क्या होता है कि भाई अनुपात एक निश्चित क्रम में होता है। अनुपात क्या होता है इनका, एक निश्चित क्रम में होता है, ठीक है ना। अलग अलग इस नियम के अनुसार जब 2 तत्व आपस में संयोग करते हैं और एक से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हैं, एक से अधिक प्रकार के क्या करें भाई यौगिक बनाते हैं, तो एक से अधिक प्रकार के यौगिक बनाएंगे तो भी अलग अलग प्रकार का ये होगा भाई। उन तत्व एक से अधिक प्रकार के यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व का द्रव्यमान दूसरे तत्व के द्रव्यमान से संयोग करता है, में सरल अनुपात होता है। इनमें क्या होगा भाई, सरल अनुपात होता है। तो देखो ये नियम डाल्टन द्वारा दिया गया, और कब दिया गया, 1803 में, 1803 ईस्वी में, ठीक है। अब देखते हैं इस नियम द्वारा या इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार दो तत्व, इस नियम के अनुसार 2 तत्व आपस में, 2 तत्व आपस में संयोग करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, उनमें एक तत्व का द्रव्यमान, एक तत्व का द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करता है, वे एक सरल अनुपात में होते हैं, वे एक सरल अनुपात में
होते हैं, एक सरल अनुपात में होते हैं। ठीक है ना। इस नियम के अनुसार दो तत्व आपस में संयोग करके एक से अधिक यौगिक बनाते हैं। उनमें से एक तत्व का द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करता है, वे एक सरल अनुपात में होते हैं। देखो पहला एग्जाम्पल देखते हैं अपन। कार्बन व ऑक्सीजन के यौगिक, कार्बन और ऑक्सीजन के यौगिक। तो देखो हाँ भाई, कार्बन और ऑक्सीजन के यौगिक देख रहे हैं अपन। तो देखो कार्बन और ऑक्सीजन के यौगिक दो होते हैं भाई, CO तथा CO2। ठीक है। अब देखो दो यौगिक हैं, एक है CO और दूसरा है CO2। ठीक है ना। एक CO है, दूसरा CO2 है। तो देखो इसमें कार्बन का द्रव्यमान, इसमें कार्बन का द्रव्यमान 12 है और इसमें भी कितना है भाई 12 ग्राम। लगा देता हूँ मैं इसके पीछे मात्रक। ठीक है, 12 ग्राम। और कार्बन की निश्चित मात्रा, ऑक्सीजन का द्रव्यमान, द्रव्यमान इसमें है 16 भाई और इसमें है 32। ठीक है, इसमें 16 और इसमें है 32। अतः कार्बन की मात्रा निश्चित है, दोनों में आता है। कार्बन की निश्चित मात्रा, कार्बन की निश्चित मात्रा 12 ग्राम, कार्बन की निश्चित मात्रा 12 ग्राम। ऑक्सीजन के 16 ग्राम, तथा 32 ग्राम से संयोग करती है। अतः ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात, ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात 1:2 है, जो एक सरल अनुपात है भाई, सरल अनुपात है। तो देखो प्यारे बच्चों, नियम में भी यही बताया गया है कि भाई दो या दो से अधिक तत्व आपस में क्या करते हैं भाई, संयोग करते हैं और एक से अधिक यौगिक बनाते हैं। उनमें से एक तत्व का द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करता है। एक तत्व का द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान, देखो एक तत्व का द्रव्यमान है दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान, जैसे कार्बन का निश्चित द्रव्यमान है, से संयोग करता है। तो वे एक सरल अनुपात में होते हैं। देखो ये एक सरल अनुपात में है, ऑक्सीजन का अनुपात सरल अनुपात में है, जबकि कार्बन का अनुपात निश्चित द्रव्यमान के साथ में संयोग कर रहा है। तो ये गुणित अनुपात के नियम को ये उदाहरण है, ये पूरी तरह से सेटिस्फाइड कर रहा है। दूसरा एग्जाम्पल और दिखाता हूँ अभी आपको। देखो दूसरा एग्जाम्पल और है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक N2, नाइट्रोजन एवं
ऑक्सीजन के यौगिक, ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक। देखो नाइट्रोजन का जो यौगिक है, एक तो है भाई N2O, जिसे नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड N2O है। एक है N2O2 जिसे कहते हैं भाई, है ना, NO, या फिर इसे N2O2, क्योंकि समान है इनके नीचे संख्या इसलिए ये हटा करके लिख दिया गया है। तो इसको कहते हैं भाई नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड। एक है N2O3 भाई, N2O3 नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। ये जो यौगिक है ये है नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, ठीक है भाई। N2O4 ये है नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड, टेट्रा ऑक्साइड। N2O5 नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटा ऑक्साइड भी। अब देखो ये 5 यौगिक हैं नाइट्रोजन ऑक्सीजन के। अब इनका देखते हैं। देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन के 5 यौगिक हैं, उनमें देखो एक यौगिक तो है, देखो इधर मैं लिख देता हूँ, नाइट्रोजन का द्रव्यमान, ठीक है। नीचे का कॉलम होगा ऑक्सीजन का द्रव्यमान, ठीक है भाई। ये होगा ठीक है, ये एक सारणी है भाई। और इधर ऊपर अपने यौगिक लिख देते हैं, N2O, NO या N2O2, N2O2 भी लिख दो चाहे, से कोई दिक्कत नहीं है। आप N2O2 भी लिख सकते हैं, N2O2, N2O3, N2O4, N2O5, ठीक है भाई। आगे देखो, अब देखते हैं नाइट्रोजन का द्रव्यमान। देखो N2O में कितना है भाई, 28, इसमें कितना है 28, इसमें कितना है 28, इसमें कितना है 28, इसमें कितना है 28। कहाँ से आया भाई 28? N2O का जो द्रव्यमान, नाइट्रोजन के 2 परमाणु हैं, एक परमाणु का द्रव्यमान 14 होता है भाई। एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है 14, तो 2 का कितना हो गया भाई 28 हो जाएगा। 2 का, एक परमाणु का द्रव्यमान 14 तो 2 का 28 हो गया। यहाँ से आया भाई 28। और सभी यौगिकों में नाइट्रोजन के 2-2 परमाणु हैं, 2-2 ही है ना भाई, हाँ 2-2 परमाणु हैं। आगे देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान है वो पहले वाले में देखो, ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान 16 होता है भाई,
एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होता है 16। तो पहले वाले में देखो एक ही परमाणु है तो इसलिए 16 हो गया, दूसरे वाले में 2 परमाणु हैं इसलिए 32 हो गया, तीसरे वाले में 3 परमाणु हैं तो 16 3 48, चौथे में 4 हैं तो 16 चौक 64, और पाँचवें में 5 हैं तो 16 पंजे 80। तो देखो अब ये तो हो गया, इधर लिख देंगे ये यौगिक इसमें। तो ये टेबल बनानी है भैया आपको। और इसमें देखो अब नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना है भाई, निश्चित 28 ग्राम है सब में, है ना। तो नियम को फॉलो करेगा ये। नाइट्रोजन का निश्चित द्रव्यमान निश्चित द्रव्यमान 28 ग्राम से ऑक्सीजन की 16 ग्राम, 32 ग्राम, 48 ग्राम, 64 ग्राम, 80 ग्राम मात्रा से संयोग करके यौगिक बनाता है। यौगिक बनाता है, ठीक है। अतः इनका अनुपात अतः इनका अनुपात 1:2:3:4:5 होता है, जो एक सरल अनुपात है भाई, सरल अनुपात है। तो देखो ये गुणित अनुपात का नियम है, ये अपना क्लियर होता है इन दोनों एग्जाम्पलों से। कार्बन के यौगिक CO और CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इन दोनों में अपन ने देख लिया कार्बन और ऑक्सीजन का अनुपात। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिकों में अपन ने देख लिया है 5 यौगिक बनाते हैं ये। पाँचों यौगिकों में नाइट्रोजन का जो द्रव्यमान है वो 28 ग्राम आ रहा है, और ऑक्सीजन का द्रव्यमान 1:2:3:4:5 के रूप में आ रहा है, जो एक सरल अनुपात है। अब इस प्रकार ये अपना गुणित अनुपात का जो नियम है ये कंप्लीट हो गया है भाई। इसके बाद में आगे नियम नंबर 4 देखते हैं भाई। नियम नंबर 4, नियम नंबर 4 है गैलुसेक का निश्चित आयतन संबंधी नियम। गैलुसाक है ना, गैलुसेक या गैलुसाक, गैलुसाक का
निश्चित आयतन संबंधी यानी गैसीय आयतन संबंधी नियम। देखो इस नियम को दूसरा नाम इसका ये भी है कि गैलुसेक का निश्चित आयतन संबंधी नियम का निश्चित आयतन संबंधी नियम। ठीक है, दोनों ही नाम एक ही के हैं भाई, दोनों नाम। तो देखो इसमें जो इसका जो आयतन संबंधी नियम है, ये नियम गैलुसेक द्वारा तो दिया गया था भाई, देने वाला वैज्ञानिक गैलुसेक था, ठीक है ना। और इस नियम के अंतर्गत जो है वो है 1808 में ये नियम दिया गया था भाई, 1808 में ये नियम गैलुसेक द्वारा ही दिया गया था ये। तो देखो सन 1808 में गैलुसेक द्वारा, है ना, सन 1808 में गैलुसेक द्वारा समान ताप और दाब की परिस्थिति में दिया गया था ये, गैलुसेक द्वारा दिया गया। अब देखो इस नियम में क्या है कि इस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर, देखो इस नियम में क्या है कि भाई समान ताप और दाब पर गैसें सदैव सरल अनुपात में संयोग करती भी, गैसें सदैव एक सरल अनुपात में संयोग करती हैं। यदि उत्पाद भी गैस हो तो उनका आयतन क्रियाकारी गैसों के आयतन के सरल अनुपात में होगा। यदि उत्पाद भी गैस होगा तो उनका आयतन होगा वो क्रियाकारी गैसों के आयतन के सरल अनुपात में होगा, अर्थात क्रियाकारकों का आयतन और उत्पाद का आयतन एक सरल अनुपात में होगा। तो इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार समान ताप और दाब, समान ताप और दाब, हाँ भाई, इस नियम के अनुसार समान ताप और दाब पर, समान ताप और दाब पर गैसें, समान ताप और दाब पर गैसें सदैव सरल अनुपात में संयोग करती हैं, यदि उत्पाद भी गैस हो तो उनका आयतन क्रियाकारी गैसों के आयतन के सरल अनुपात में होगा, सरल अनुपात में होगा। क्रियाकारी गैसों के आयतन के
क्रियाकारी गैसों के आयतन के क्रियाकारी गैसों के आयतन के सरल अनुपात में होगा। अब देखो एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। देखो जैसे तो देखो इसमें देखते हैं हाइड्रोजन H2 का एक आयतन क्लोरीन के एक आयतन से संयोग करके दो आयतन HCl बनाता है, अतः इनका अनुपात 1:1:2 होता है। देखो समीकरण है H2 प्लस Cl2, ठीक है ना, और HCl बना रहा है, गैसीय ये है, गैसीय प्रोडक्ट उत्पाद क्रियाकारक यह है, तो उत्पाद भी गैस है और ये विकारक भी गैस है। इसका एक आयतन, इसका भी एक आयतन और इसके दो आयतन। सामने जो गुणांक लगा हुआ है उतना मानेंगे, है ना। इसके सामने कुछ नहीं लगा हुआ है, हाइड्रोजन के सामने, इसलिए एक मान लिया। क्लोरीन के सामने कुछ नहीं लगा हुआ है, इसलिए एक आयतन, और HCl के सामने दो लगे हुए हैं, इसलिए दो आयतन। अतः 1:1:2 ये अनुपात होगा भाई इनका, ठीक है ना। इस प्रकार देखो दूसरा एग्जाम्पल है, नाइट्रोजन N2 और हाइड्रोजन अभिक्रिया करके अमोनिया बना रहे हैं भाई, और समीकरण को संतुलित कर दिया है। ये संतुलित समीकरण पर ही लागू होता है ये नियम। तो देखो इसका ये भी गैसीय है, ये भी गैसीय है, और अमोनिया भी गैसीय है, ठीक है। इसका एक आयतन, इसका 3 आयतन और इसका 2 आयतन आता है। अतः नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस है तथा ऑक्सीजन, नाइट्रोजन व ऑक्सीजन यानी क्रियाकारक, ठीक है, तथा अमोनिया यानी उत्पाद,
गैस हैं, अतः इनका अनुपात 1:3:2 है, जो एक सरल अनुपात है। ठीक है भाई, एक सरल अनुपात है। तो ये है गैलुसेक का निश्चित आयतन संबंधी नियम या गैसीय आयतन संबंधी नियम। इसके बाद में और एग्जाम्पल देख सकते हैं इसका, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं इसका, है ना। समान ताप और दाब पर जब दो गैसें आपस में संयोग करती हैं तो उनका आयतन क्या होता है भाई, बराबर निश्चित रहता है ना, अनुपात निश्चित रहता है। ये नियम इसी पर आधारित होता है। तो देखो सभी में होगा ये, और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो 2 एग्जाम्पल हम अपने ले लिए हैं। अब तीसरा जो, अब अगला जो नियम है वो है भाई, 5वां जो नियम है वो है आवोगाद्रो की परिकल्पना। आवोगाद्रो की परिकल्पना। आवोगाद्रो की परिकल्पना, ये सन 1811 में आवोगाद्रो ने दी थी भाई। सन 1811 में आवोगाद्रो द्वारा दी गई। ठीक है ना। इस नियम के अनुसार ताप व दाब की समान परिस्थितियों में गैसों के समान आयतन में ताप व दाब की समान आयतन की परिस्थिति में या समान ताप व दाब पर, ऐसे लिख लेते हैं इसको। चलो सेंटेंस को छोटा बना देता हूँ मैं, थोड़ा सा छोटा। इस नियम के अनुसार समान ताप व दाब पर भिन्न भिन्न गैसों के समान आयतन में भिन्न भिन्न गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। समान आयतन में अणु व परमाणु की संख्या समान रहती है। समान रहती है या समान होती है। समान होती है। तो देखो आवोगाद्रो की जो परिकल्पना है वो, ये जो नियम है, ये जो परिकल्पना है, ये समान ताप और दाब पर ही लागू होती है भाई। अलग अलग गैसें हैं, समान आयतन में
यानी अलग अलग गैसों का आयतन क्या है, समान है, उसमें अणुओं की संख्या क्या होगी, समान होगी। ठीक है ना भाई। तो देखो एग्जाम्पल देखते हैं अपन इसका, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया द्वारा जल का बनना। ठीक है ना, ये देख लेते हैं, या फिर HCl का निर्माण देख लेते हैं। देखो एग्जाम्पल है HCl का निर्माण, HCl का निर्माण। तो देखो इसमें H2 प्लस Cl2, तो ये 2HCl बन रहा है भाई, है ना, H2 प्लस। तो देखो ये भी गैस है, ये भी गैस है, और ये भी गैस है। देखो अलग अलग गैस हाइड्रोजन और क्लोरीन है, वो हाइड्रोक्लोराइड बना रही हैं। तो देखो आयतन देखते हैं। देखो इसका एक आयतन, इसका भी एक आयतन, और इसका 2 आयतन। देखो पर नियम परिकल्पना में यही है कि समान ताप और दाब पर भिन्न भिन्न गैसों के समान आयतन, देखो समान आयतन है, एक आयतन इसका है हाइड्रोजन का, एक आयतन क्लोरीन का है, समान आयतन है भाई। ठीक है ना। तो देखो इसका एक अणु, इसका भी एक अणु। ठीक है ना। अब ये चीज़ें कहाँ से लिख रहा हूँ मैं, एक कहाँ से लेके आ रहा हूँ, तो एक यहाँ इनके गुणांक नहीं लगा हुआ है। देखो हाइड्रोजन के आगे कुछ भी नहीं लगा हुआ है, क्लोरीन के आगे भी कुछ नहीं लगा हुआ है, और इधर 2 अणु। ठीक है ना। देखो 2HCl लिखा हुआ है, तो वहाँ से लिया है मैंने। ठीक है ना, एक अणु, एक अणु, ये N अणु, N अणु, N अणु, और इसके 2N अणु। ठीक है ना। तो ये नियम अणु और परमाणु में विभेद को भी बताता है। देखो नीचे, इसके नीचे लिख देता हूँ। देखो इसमें एक अणु था, एक अणु था तो 2 परमाणु हो गया, नीचे लिख लेना इसके, है ना। हाँ, यहाँ लिखा देता हूँ। देखो 2, अब देखो यहाँ देखो 2 अणु, सॉरी 2 परमाणु, और इसके भी 2 परमाणु होंगे क्योंकि एक ही अणु है, तो 2 परमाणु, और इसके 4 परमाणु। 2 अणु हैं तो 4 परमाणु हो जाएंगे। ठीक है ना। तो इस प्रकार ये जो नियम है, यह है नियम अणु और परमाणु, अणु और परमाणु में विभेद बताता है। ठीक है ना, विभेद बताता है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। देखो हाइड्रोजन या जल का बनना, ऐसे लिख देता हूँ। जल का बनना, तो देखो समीकरण लिख रहा हूँ मैं। हाइड्रोजन
प्लस ऑक्सीजन और H2O बन रहा है। तो संतुलित करेंगे इस समीकरण को। तो देखो ये गैस है, ऑक्सीजन भी क्या है भाई, गैस है, और जल भी क्या है, गैस है। ठीक है ना। संतुलित करेंगे तो इधर 2 लगा देंगे और इसके सामने भी 2 लगा देंगे। एक दूसरा तरीका हो रहा है इसका संतुलित करने का, इसके ऑक्सीजन के 1/2 लगा देंगे तो भी संतुलित हो सकता है ये समीकरण। ठीक है ना। तो देखो इसके 2 आयतन, इसके 2 आयतन, इसका 1 आयतन और इसका 2 आयतन। ठीक है ना भाई। अब देखो N अणु, तो इसमें 2 आयतन हाइड्रोजन के, 1 आयतन ऑक्सीजन का और 2 आयतन जल के बन रहे हैं। तो इस प्रकार ये बता सकते हैं अपन, इससे भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये इसमें 2N अणु हो जाएंगे, इसका N अणु हो जाएगा, इसका 2N अणु हो जाएगा। तो इनका जो अनुपात होगा वो क्या होगा, संख्याएं समान होती हैं अणुओं की। तो देखो इसमें अब आगे एक टॉपिक आता है परमाणुकता। ठीक है ना। छोटा सा टॉपिक नोट डलवा के लिखवा देता हूँ मैं, परमाणुकता। परमाणुकता में क्या होता है, देखो परमाणु और अणु की तो मैंने आपको डेफिनेशन पहले समझा दी थी। ठीक है ना। परमाणु और अणु के बारे में मैंने बहुत पहली क्लास में बता दिया था आपको। किसी परमाणु होता है किसी तत्व का वह सूक्ष्मतम कण जिसका विभाजन नहीं किया जा सकता, अर्थात अविभाज्य कण परमाणु कहलाता है। परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। ठीक है ना। परमाणु को रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। अणु किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसका विभाजन किया जा सकता है। ठीक है ना। ये चीज़ें मैंने आपको पहले बता दी थी, उसे अणु कहते हैं। अणु का स्वतंत्र अस्तित्व है। अणु रासायनिक अभिक्रिया में स्वतंत्र रूप से भाग नहीं लेता है। स्वतंत्र अस्तित्व है इसका, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता है स्वतंत्र रूप से, उसको परमाणु में टूटना ही होगा। एक से अधिक परमाणु आपस में जुड़ करके एक अणु का निर्माण करते हैं। अब आती है परमाणुकता। परमाणुकता है कि कोई भी अणु है उसमें परमाणुओं की जितनी संख्या होती है उस संख्या को परमाणुकता कहते हैं। कोई भी अणु है उसमें परमाणुओं की जितनी संख्या होती है उस संख्या को परमाणुकता कहते हैं। तो किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, अणु में उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या उसकी परमाणुकता कहलाती है, उसकी परमाणुकता कहलाती है। एग्जाम्पल जैसे H2 की परमाणुकता बराबर 2, O2 की परमाणुकता बराबर 2 और Cl2 की परमाणुकता बराबर 2, O3 की परमाणुकता बराबर 3। ठीक है। S8 की परमाणुकता
P4 की परमाणुकता बराबर 4। तो देखो ये है इनकी परमाणुकता। तो परमाणुकता कि कोई भी अणु है जिसमें परमाणुओं की जितनी संख्या होती है उसे उसकी परमाणुकता कहते हैं भाई। अब देखो, अब अपन ने अब तक जो पढ़ा है उसका एक बार रिवीजन कर लेते हैं भाई, क्या क्या पढ़ा है थोड़ा फास्टली। तो देखो इस अपन ने आज की क्लास में शुरू किया था दूसरा नियम, रासायनिक संयोजन का दूसरा नियम था स्थिर अनुपात या स्थिर संगठन का नियम। ये नियम जोसेफ प्राउस्ट द्वारा तो दिया गया था भाई 1799 में दिया था। और इस नियम में क्या बताया गया है कि भाई किसी शुद्ध यौगिक के नमूने में तत्वों के द्रव्यमानों का जो अनुपात होता है वो सदैव स्थिर होता है, ठीक है ना। इसीलिए इससे स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं, चाहे यौगिक किसी भी विधि या स्रोत से प्राप्त किया गया हो। जैसे जल है, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो 1:8 होता है भाई। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है वो 3:8 होता है, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड CaCO3 के वियोजन से प्राप्त की गई हो या फिर कोयले के दहन से प्राप्त की गई हो या फिर कार्बोनेट और धातु कार्बोनेटों के अम्लों से अभिक्रिया से प्राप्त की गई हो। सब में CO2 का जो अनुपात होता है वो 3:8 ही रहता है भाई, ठीक है भाई। आगे देखो तीसरा जो नियम है वो है गुणित अनुपात का नियम। ये डाल्टन द्वारा दिया गया था और डाल्टन ने 1803 में ये नियम दिया था। इस नियम में ये बताया गया है कि भाई जो दो तत्व आपस में संयोग करते हैं और एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, उनमें एक तत्व का जो द्रव्यमान दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करेगा। एक तत्व का जो द्रव्यमान है दूसरे तत्व के निश्चित द्रव्यमान से संयोग करता है भाई। और एक सरल इनका जो अनुपात होता है वो भी क्या होता है, सरल अनुपात में होते हैं। जो संयोग करने वाले जो तत्व हैं उनका जो द्रव्यमान का जो अनुपात होता है वो भी सरल अनुपात में होता है। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन के दो यौगिक हैं, एक CO2 है और एक दूसरा है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। कार्बन का देखो दोनों में ही 12-12 ग्राम है, निश्चित द्रव्यमान है। ऑक्सीजन का देखो कार्बन मोनोऑक्साइड में CO में 16 ग्राम है और इसमें 32 ग्राम है, तो 1:2 सरल अनुपात में है भाई। और इन दोनों का निश्चित अनुपात है ये। आगे देखो दूसरा एग्जाम्पल है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के 5 ऑक्साइड होते हैं। नाइट्रोजन के 5 ऑक्साइड होते हैं, पहला नाइट्रस ऑक्साइड है भाई, ठीक है ना। दूसरा N2O2 नाइट्रिक ऑक्साइड है। तीसरा N2O3 है, N2O4 है, N2O5 है, ठीक है। आगे देखो इनमें सब में नाइट्रोजन का जो अनुपात है वो सब में निश्चित है भाई, 28 ग्राम है, ठीक है ना। और ऑक्सीजन का जो अनुपात है वो उसका अनुपात का जो क्रम आ रहा है वो आ रहा है 1:2:3:4, जो भी एक सरल अनुपात में है। अर्थात दोनों ही एग्जाम्पल्स इस नियम की पुष्टि करते हैं। गैलुसाक का गैसीय आयतन संबंधी नियम ये सन 1808 में गैलुसैक द्वारा दिया गया था। ये समान ताप और दाब की परिस्थिति में काम करता है और समान ताप और दाब पर गैसें सदैव सरल अनुपात में संयोग करती हैं। यदि उत्पाद भी गैस है तो उनका क्रियाकारी गैसों के आयतन के सरल अनुपात में होगा। देखो एग्जाम्पल, हाइड्रोजन और क्लोरीन संयोग करके HCl बनाते हैं, तो इनका जो अनुपात का जो क्रम है 1:1:2, ठीक है भाई। जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन संयोग करके अमोनिया बनाती हैं, तो इनके जो अनुपात का क्रम है 1:3:2 है, जो भी एक सरल अनुपात में है भाई। आवगाद्रो की परिकल्पना सन 1811 में आवगाद्रो द्वारा दी गई थी। समान ताप और दाब पर भिन्न भिन्न गैसों के समान आयतन में अणु या परमाणुओं की संख्या भी क्या होती है भाई, समान होती है। हाइड्रोजन क्लोरीन और 2HCl बनाता है, तो देखो एक आयतन है इसका भी एक आयतन है, इसका 2 आयतन है, एक अणु है, 2 अणु है, n अणु 2n अणु, 2 परमाणु 4 परमाणु, ठीक है। आगे देखो इस नियम को, ये जो नियम है अणु और परमाणु में विभेद के बारे में बताता है। जल का बनना, जैसे जल का बनना तो H2 + O2 से H2O बन रहा है, तो 2 आयतन 1 आयतन 2 आयतन सरल अनुपात में है ये भी। परमाणुकता, किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की कुल संख्या उसकी परमाणुकता कहलाती है। जैसे H2 की परमाणुकता 2 होती है, O2 की 2 होती है, Cl2 की 2 होती है, ओजोन की O3 ओजोन है भाई, ठीक है ना। ओजोन की परमाणुकता 3 है, सल्फर 8, S8 की परमाणुकता 8 है, P4 की परमाणुकता 4 है। इस प्रकार आज अपन ने इतना अध्ययन
किया है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। वेरी मच।